पिछले क्लास में बच्चों हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल को पूरा खत्म कर लिया था केमिकल इक्विलिब्रियम में। आज हम लोग कुछ छोटा मोटा टॉपिक जो छूटा हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम का है, छूटा हुआ नहीं मतलब है, उसे आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। रिलेटिव ह्यूमिडिटी टर्म तुम सुने होगे, अभी हम देखते हैं डिटेल में ये आखिरकार होता क्या है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को जानने से पहले तुमको जानना होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर और किसका? वाटर का, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो होता है वो वाटर से रिलेटेड होता है। तो पहले तो वेपर प्रेशर क्या होता है, तो किसी भी कंपाउंड का वेपर प्रेशर, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का वेपर प्रेशर जो डिफाइन होता है वो उसी के लिक्विड और गैसियस फेज के करस्पॉन्डिंग डिफाइन होता है, उसी कंपाउंड के। तो मान लो कि बेंजीन का वेपर प्रेशर है, चाहे वाटर का वेपर प्रेशर है, चाहे मिथेनॉल का है, चाहे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर है। तो जब वो लिक्विड अपने खुद के वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, जब वो लिक्विड अपने खुद के वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, तो इक्विलिब्रियम पे जो भी प्रेशर आता है उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, तो पहले हम वेपर प्रेशर का डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या बोले हम? प्रेशर ऑफ ए गैस, ठीक है, ऑब्वियसली गैस है अगर वेपर फेज में है तो। प्रेशर ऑफ ए गैस व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स इंपॉर्टेंट है, किसी दूसरे के साथ नहीं, खुद के, इट्स लिक्विड फेज। जब ये खुद के ही लिक्विड फेज के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, है ना। वेपर प्रेशर जो है वो प्रेशर ही है, लेकिन रैंडम प्रेशर नहीं है, कमरे में कोई भी प्रेशर नहीं है। तभी का प्रेशर है जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो किसके किसके बीच में, तो लिक्विड फेज और गैसियस फेज के बीच में। ठीक है, यानी कि मान लो अगर हम बेंजीन की बात करें तो सपोज करो हमने एक, हमारा ये कंटेनर है, मान लो यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और नीचे में हमने यहाँ पे ए नाम का कोई लिक्विड ले लिया। कुछ देर में इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश करने के लिए ए नाम का तुम लिक्विड लिए हो, ए लिक्विड कन्वर्ट होगा ये गैसियस में। क्यों कन्वर्ट होगा? क्योंकि ये रिएक्शन है जिसमें केवल रिएक्टेंट है, तो केवल रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट बनाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फॉरवर्ड में जैसे ही जाएगा ये थोड़ा सा बनेगा, जैसे ये बनेगा बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड चलता रहेगा, कब तक? जब तक कि दोनों का रेट आपस में इक्वल ना हो जाए। फॉरवर्ड का रेट धीरे धीरे घटेगा, बैकवर्ड का रेट धीरे धीरे बढ़ेगा, और एक समय आएगा जब दोनों बराबर हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया। अगर इसका केपी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो केपी बराबर आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैसियस, ठीक है। तो यही जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है जो केपी के बराबर है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है ना, इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए, है ना। ये दोनों का दोनों इक्विलिब्रियम में रहना मस्ट है। अगर बेंजीन के वेपर प्रेशर की बात करें तो बेंजीन लिक्विड अपने गैसियस फेज के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो केपी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन गैसियस, और ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन लिक्विड फेज का। वेपर प्रेशर वर्ड जो होता है वो लिक्विड फेज के रेस्पेक्ट में बोला जाता है। वो प्रेशर होता है गैस का, लेकिन लिक्विड फेज के रेस्पेक्ट में बोला जाता है, नहीं तो सीधे सीधे कंपाउंड का बोल दिया जाता है। ऐसे बोल दिया गया बेंजीन। तो ये अंडरस्टूड है कि बेंजीन लिक्विड, बेंजीन गैसियस जब इक्विलिब्रियम में होगा तो उस समय गैसियस का जो पार्शियल प्रेशर होगा, चाहे प्रेशर होगा, उसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। अगर वाटर की बात करें तो H2O लिक्विड H2O गैसियस के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो Kp बराबर आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैसियस, और ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। और इसी का दूसरा नाम होता है एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन केवल 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 और केवल वाटर के लिए डिफाइन होता है। एक्वस टेंशन वर्ड बेंजीन में, चाहे ए में, चाहे किसी दूसरे में इस्तेमाल नहीं होता है। वेपर प्रेशर पानी का जो है उसी को एक्वस, एक्वा से बना है, एक्वा का मतलब वाटर होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमारा वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे P के बराबर हुआ और P है Kp के बराबर। तुम कुछ भी कर लो, रिएक्शन को कितना भी डिस्टर्ब कर लो, है ना, इक्विलिब्रियम थोड़ी देर बाद फिर से तो एस्टैब्लिश हो ही जाएगा, ये दोनों का दोनों फिर से तो बाद में इक्वल हो ही जाएगा। तो प्रेशर, वेपर प्रेशर तभी चेंज होगा जब Kp चेंज होगा। और Kp किस पे डिपेंड करता है? Kp केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बताए थे। यानी कि टेम्परेचर को छोड़कर तुम इस कंटेनर का वॉल्यूम चेंज कर दो, अमाउंट चेंज कर दो, सरफेस एरिया चेंज कर दो, है ना, अंदर में जो भी हमारा प्रेशर है, चाहे बाहर का जो प्रेशर है उसको चेंज कर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेपर प्रेशर पे। वेपर प्रेशर केवल केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा?
तो केवल वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, गिवन लिक्विड है ना, गिवन लिक्विड डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, है ना, ये डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो फॉरवर्ड वेपोराइजेशन तेजी से होगा, कंडेंसेशन भी तेजी से होगा, यानी कि दोनों डायरेक्शन का रेट चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका रेशियो जो कि केपी होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केपी क्या था, के बटा केपी। तो अगर तुम सरफेस एरिया बढ़ा दो, जैसे ग्लास में पानी रख दो छत पे, तो जल्दी वेपोराइज नहीं करेगा, लेकिन थाली में अगर तुम पानी रख दोगे तो सरफेस एरिया बढ़ गया, है ना, तो वो ज्यादा वेपोराइज करेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा होता है बंद बर्तन में। ठीक है, बंद बर्तन में एटमॉस्फेयर जो है वो बंद बर्तन नहीं है। छत पे अगर पानी रखे हो तो बंद बर्तन नहीं है, वहां पानी सारा वेपोराइज हो जाएगा। बंद कमरे में एक्सपेरिमेंट को करोगे तो सारा वेपोराइज नहीं करेगा, तभी तक वेपोराइज करेगा जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए। ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड और अदर फैक्टर्स, किसी भी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल किस पे डिपेंड करेगा, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो वेपर प्रेशर जितना भी बता दिए बेसिक लेवल पे, बस उतना दिमाग में रखना। नहीं भी समझ में आया तो बस इतना याद रखना कि इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होता है वही वेपर प्रेशर होता है। बाकी बातें हम इसके लिए लिक्विड सॉल्यूशन में करेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन अलग से चैप्टर है जिसमें इसी चीज को पढ़ना है पूरा डिटेल में, है ना। तो लिक्विड सॉल्यूशन में जब देखेंगे तब देखेंगे, फिलहाल हमको इस डेफिनेशन का जरूरत था तो इतना आप लिख लिए। तो वेपर प्रेशर तुम समझ गए, अब इसको नोट करो। थोड़ा बहुत और समझाएंगे वेपर प्रेशर के बारे में, उसके बाद हम घुसेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। नोट करो। चलो बच्चों, तो फिर हम आते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोले थे पानी के लिए डिफाइन होता है। तो एक बात बताओ, मान लो ये कंटेनर में वाटर रखा हुआ है, ठीक है। सपोज करो ये कमरा है और कमरे में यहाँ तक पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है, कमरा पूरी तरह से बंद है, तो यहाँ से वेपोराइज करेगा वाटर, है ना। वाटर वेपोराइज करेगा, कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो जैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, मान लीजिए कि H2O लिक्विड है, वो अपने वेपर फेज के साथ इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश कर लिया। तो जैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, Kp बराबर क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैसियस, और यही इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के चाहे एक्वस टेंशन के। अब सपोज करो ये जो है पार्शियल प्रेशर, ये 560 टोर है, ठीक है, चाहे 0.9 एटीएम मिलता है सिंप्लिसिटी के लिए। मान लो ये 0.9 एटीएम है, पानी प्रेशर H2O का 0.9 एटीएम है, एक्वस टेंशन 0.9 एटीएम, वेपर प्रेशर 0.9 एटीएम। इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो गया तो ऊपर में जो वेपर है उसका प्रेशर 0.9 एटीएम, ठीक है। तो ये कमरा जो है, हम बोलेंगे इस कमरे में ह्यूमिडिटी जो है ना वो 100% है, 100% ह्यूमिडिटी है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर को, इस कमरे का जो एटमॉस्फेयर है उसको जितना पानी चाहिए इक्विलिब्रियम पे उतना पानी उसमें मौजूद है, ठीक है। अब गेट अपना खोल दो, दरवाजे का जो गेट है वो खोल दो, दरवाजे कमरे का जो दरवाजा है वो खोल दो। जैसे कमरे का दरवाजा खोलोगे, अब अंदर से वेपर बाहर जाने लगेगा, जैसे एटमॉस्फेयर हो गया, तुम छत पे चले गए। तो बच्चे जब कमरा बंद था तो पानी जितना वेपोराइज किया सारा इस कमरे में ही है, तो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। लेकिन अगर नदी है, तालाब है, झील है, झरना है बाहर में, वो भी वेपोराइज करता है ना, वो भी वेपोराइज करता है। क्यों वेपोराइज करता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें पानी का मात्रा 0.9 एटीएम नहीं है। 0.9 एटीएम हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, हमने माना है कि इक्विलिब्रियम पे प्रेशर जो है वो 0.9 एटीएम है, लिख देते हैं, अभी बाद में उठा लेंगे इसको। हमने ये अज्यूम कर लिया कि इक्विलिब्रियम के लिए मान लो रूम टेम्परेचर पे चाहे 27 डिग्री सी पे इतना प्रेशर चाहिए होता है पानी का, ठीक है। अब तुम बाहर में गए और एटमॉस्फेयर में पानी का मात्रा निकाल रहे हो, प्रेशर निकाल रहे हो, पार्शियल प्रेशर इतना नहीं आ रहा है। क्या आएगा? इससे कम आएगा, 0.8 एटीएम आएगा। तो 0.8 एटीएम आएगा बच्चों, तो इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर होना चाहिए 0.9 एटीएम और है 0.8। तो इक्विलिब्रियम नहीं है, तो इक्विलिब्रियम लाना चाहेगा
लाएगा कैसे, 0.9 चाहिए और है 0.8, तो और बनेगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, इसका मतलब पानी जो है वो है ना वेपोराइज करेगा, एटमॉस्फेयर को और पानी चाहिए, तो कहाँ से पानी लेगा, नदी से लेगा, झील से लेगा, झरना से लेगा, समंदर से लेगा, छत पे अगर तुम है ना थाली में पानी रख दो तो वहां से भी लेगा। तो यही होता है, जो भी पानी वेपोराइज करता है, जो भी हमारा कपड़ा सूख जाता है छत पे डालने पे, यही होता है। कपड़े को तुम छत पे डालते हो तो कपड़े में पानी का मात्रा बहुत जाता है, और एटमॉस्फेयर को इक्विलिब्रियम पे जितना पानी चाहिए उतना पानी इसको मिल नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, पानी लेगा अर्थ से। तो तुम्हारा छत पे कपड़ा डला हुआ है तो उससे पानी खींचना शुरू करेगा, पानी जितना खींचेगा उतना ही जल्दी, पानी जितना तेजी से खींचेगा उतना ही जल्दी तुम्हारा कपड़ा सूख जाएगा। अब सोचो कब तुम्हारा कपड़ा जल्दी सूखेगा, जब ये प्रेशर जितना ही कम होगा, जितना ही कम होगा उतना ही कपड़ा जल्दी सूखेगा। अब ऐसे सोचो 0.9 एटीएम चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, और कमरे में चाहे एटमॉस्फेयर में मान लो 0.9 एटीएम हो जाता, मान लो सपोज करो हो जाता, तो उसे हम बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी है 100% ह्यूमिडिटी है। 100% ह्यूमिडिटी जब होता है तो तुमको उमस लगता है, बहुत परेशानी होता है, सब समझाएंगे अभी हम, ठीक है। पहले अभी बात करते हैं कपड़े के बारे में। मान लो एटमॉस्फेयर जो है, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लो कि पानी का प्रेशर 0.9 एटीएम हो गया, तो तुम कपड़ा जब डालोगे और एटमॉस्फेयर को बोलोगे कि सुखाओ कपड़े को, तो बोलेगा नहीं सुखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि मेरे पास ऑलरेडी 0.9 एटीएम पानी है, ऑलरेडी जितना हमको पानी चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए उतना मेरे पास है, तो तुम्हारे कपड़े से हम पानी लेंगे ही नहीं, है ना। कहने का मतलब जो भी कपड़ा सूखा, चाहे झील झरना सूखा, चाहे जो भी सूखा, ये सारा का सारा डिपेंड करता है इस बात पे कि हमारा एटमॉस्फेयर में पानी का प्रेशर कितना है ना, इक्विलिब्रियम से कितना दूर है। मान लो 0.9 एटीएम चाहिए और कमरे का प्रेशर है, चाहे छत का प्रेशर है 0.45 एटीएम, 45, तो तुम बोलोगे 50% ह्यूमिडिटी है, जितना पानी चाहिए उससे कम है, आधा कम है उससे। सपोज करो इसको हम होल नंबर में लेते हैं, 1 एटीएम लेते हैं। मान लो इक्विलिब्रियम के लिए इतना ही 1 एटीएम पानी का प्रेशर चाहिए होता है, तो अगर मान लो 1 एटीएम नहीं है, 0.8 एटीएम है, तो तुम बोलोगे 80% ह्यूमिडिटी है ना। जितना नमी पानी में एयर में होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, उसका 80% है। अगर 1 एटीएम हो जाता तो हम बोलते हैं कि 100% ह्यूमिडिटी है। अब देखो होता क्या है, बरसात के दिन में क्या होता है, बरसात के दिन में वातावरण में पानी का कण होता है बहुत सारा, वेपर बहुत ज़्यादा रहता है, तो बरसात के समय में ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना। ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर आता है उसको फिर से 0.9 कर देते हैं, इसके लगभग में होता है, चाहे इसको अप्रोच करता है ना। तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में पानी है 0.9 एटीएम, ठीक है। और टेम्परेचर बारिश के दिनों में भी ठीक ठाक होता है, 35 डिग्री सेल्सियस है, तो तुमको पसीना तो निकलेगा, पसीना निकलेगा, लेकिन पसीना तुम्हारा सूखेगा नहीं। क्यों नहीं सूखेगा? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी नमी का मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसको इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना नहीं है, करना भी है तो बहुत धीरे धीरे करना है, तो तुम्हारा पसीना जो है जल्दी वेपोराइज नहीं होगा। तो उसी को हम बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होता है तो उमस बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब देखो बारिश क्यों होता है, गर्मी का मौसम है मान लो, है ना, जून जुलाई मार्च का महीना है, बहुत गर्मी पड़ रहा है, ठीक है। गर्मी पड़ता है हेमिस्फीयर की वजह से, जो अर्थ का जो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है ना, उससे गर्मी चाहे ठंड पड़ता है। सन से दूरी कितना है इससे मतलब नहीं होता, ठीक है। तो गर्मी पड़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा है गर्मी, और तो समंदर के किनारे, समंदर पे क्या होगा, समंदर के जस्ट ऊपर क्या होगा, अगर मान लो टेम्परेचर बहुत हाई है तो समंदर का पानी वेपोराइज होगा, पानी वेपोराइज होगा, लेकिन मेन लैंड जो है पटना, यहाँ तो पानी उतना वेपोराइज नहीं होगा, है ना। वातावरण जो है उसमें, है ना, आर्द्रता चाहे नमी बहुत ही कम है ना, ड्राई है पूरा एटमॉस्फेयर। तो ड्राई है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन कराने के चक्कर में नदी तालाब झील झरना सब वेपोराइज हो रहा है, सब सूख जाता है, इसी चक्कर में कि हम तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करा देंगे। लेकिन एक छोटा सा तालाब क्या इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कराएगा, वो तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करा नहीं पाएगा, है ना। तो गर्मी में वेपोराइज होता है वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन कराने के लिए, क्योंकि पानी का प्रेशर एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है, ठीक है। फिर क्या हुआ, समंदर जो है उसके ऊपर में वेपोराइज होता गया, ठीक है, वेपोराइज होता गया। तो समंदर के ऊपर में तो आर्द्रता बहुत ज़्यादा है ना, समुद्री तूफान इसीलिए बहुत ज़्यादा आता है, समंदर में बारिश बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें नमी बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो क्या होगा, मान लो हवा चला उधर से बहुत तेज, कैलकाटा के आगे है ना, वहाँ से हवा चला पटना की ओर,
तो हम उसी को बोलते हैं कि मानसून आया। क्यों बोलते हैं इसको मानसून आया? ऐसे समझो, मान लो कलकत्ता है यहाँ पे और यहाँ पे समंदर है, ठीक है। समंदर के ऊपर में जो एयर है उसमें नमी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन कलकत्ता के ऊपर में नमी उतना ज़्यादा नहीं होगा। अब हवा यहाँ से चला, तो जब हवा यहाँ से चला और कलकत्ता के ऊपर आया तो यहाँ वातावरण में पहले से कुछ ना कुछ पानी होगा। मान लो 0.2 है पहले से, और समंदर के ऊपर 0.7 है, मान लो चाहे 0.8 है, और वो इधर आया तो जैसे इधर आएगा 0.2 पहले से था, 0.8 और आ गया, चाहे कि कैसे भी कैलकुलेशन हो गया मान लो, और दोनों ऐड होकर 0.8 प्लस 0.2 180 हो गया। अब बताइए इक्विलिब्रियम के लिए कितना चाहिए था? 0.9, और वातावरण में पानी का प्रेशर हो गया 180। जरूरत से ज़्यादा हो गया, जरूरत से ज़्यादा हो गया तो रिएक्शन बैकवर्ड भागेगा, बैकवर्ड भागेगा, इसका मतलब कि वातावरण में जो वेपर है वाटर का वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। इसी को हम बोलते हैं बारिश का होना। मुंबई में जितना भी समुद्री इलाका होता है वहाँ पे बारिश इसलिए बहुत ज़्यादा होता है, बगल में समंदर है, थोड़ा भी हवा चला तो जो मेन लैंड है उसके ऊपर में नमी बहुत ज़्यादा हो गया, इक्विलिब्रियम से ज़्यादा, तो पानी पड़ा, बारिश हो गया, बारिश होकर इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन हुआ। इनफैक्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन 0.9 पे बारिश रुकता नहीं है, जैसे 180 था, बारिश होने लगा तो वातावरण से पानी घटने लगा, घटते घटते तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे आकर रुक जाएगा, तो नहीं, पानी में सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन का मतलब जैसे कहीं पे टेबल पे थोड़ा सा पानी गिर जाता है, तुम एक लकीर बनाते हो तो वो सारा बह के नीचे चला जाता है। इसलिए होता है कि एक पानी का बूंद अपने साथ पीछे वाले को भी खींचता जाता है। तो जब बारिश होता है तो एक पानी का बूंद अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को नीचे लेके आता है, तो वो घटते घटते इससे भी नीचे आता है। 0.6 हो गया, मान लो 0.6 हो गया, बारिश रुक गया। अब फिर से धीरे धीरे जमा होगा, हवा चलेगा, फिर से उधर से हवा चलेगा, है ना। बरसात में नोटिस किया होगा हवा भी बहुत चलता है, वही रीजन है। एक्चुअली बरसात में हवा नहीं चलता है, हवा चलता है तो बरसात होता है, ठीक है। तो हवा चला तो फिर प्रेशर बढ़ने लगा, जैसे इसको क्रॉस करेगा फिर बारिश हो जाएगा, यही होता है। अब सोचो, पटना है, कलकत्ता नहीं है, पटना है, हवा चला कलकत्ता के साइड से, है ना, तो वहां से हवा चला तो वहां से एयर को लेके आ रहा है बारिश कराते हुए, रास्ते में बारिश कराते हुए, और उधर से आया, उसी को हम बोलते हैं मानसून आ रहा है, यहाँ पहुंचा है, फिर यहाँ पहुंचा है, होते होते पटना पहुंच गया, पटना में बारिश हुआ। अब मान लो पटना तरफ नहीं जा गया, पहाड़ी इलाका तरफ जा रहा है। पहाड़ी इलाका का मतलब मेघालय चला गया, मेघालय में पहाड़ बहुत ज्यादा है। देखो होता क्या है, यहाँ पे ऐसे पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है, और इधर से नमी आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो पहाड़ है, तो नमी आया तो पहाड़ के पास तो रुक गया और हवा आते जा रहा है, तो सोचो क्या होगा, जो एयर है वो आगे तो बढ़ नहीं पाएगा, यानी यहाँ पे कंसंट्रेटेड होने लगेगा। करने का मतलब उसका वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो वहां पे अचानक से प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर जब अचानक से बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर जब अचानक से बढ़ेगा तो बहुत तेज बारिश होता है, कहीं कहीं बादल फटने का घटना होता है। मान लो उधर से आया मानसून, है ना, और पहले से 0.6 था और अचानक से 0.6 को बढ़ा के 5.6 कर दिया, इतना ज्यादा हवा तेज चला गई, और यहाँ पे पहाड़ था जो कि रोक भी लिया, तो वैसे कैसे बादल फटेगा, बहुत भयानक बारिश होगा, गाँव का गाँव बह जाता है उसमें। तो ये पूरा का पूरा फंडा है बारिश होने का। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? तो ये सिंपली ये बताता है कि वातावरण में पानी का मात्रा कितना है, ठीक है। वातावरण में जो भी वाटर है वो इक्विलिब्रियम की तुलना में कितना है, ठीक है। आधा है तो 50%। अब देखो एक चीज बताते हैं, मान लो एक कमरा है बंद कमरा है, बंद कमरे में, ठीक है, ह्यूमिडिटी 100% से ऊपर नहीं हो सकता है कभी भी। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जैसे ही ऊपर होगा बारिश हो जाएगा, है ना, कंडेंस कर जाएगा, कंडेंस करके पानी बना देगा उसको। तो ह्यूमिडिटी या तो 100% होगा या तो उससे कम होगा। तो तुम बोलोगे कम कैसे होगा? अगर इससे कम होगा तो पानी वेपोराइज करके वापस उसको मेंटेन कर देगा, लेकिन बच्चे पानी होगा तब ना। मान लो कि 0.9 एटीएम कमरे में प्रेशर चाहिए और कमरे में हम 1 गिलास पानी रखे हैं, तो धीरे धीरे पानी वेपोराइज करता जाएगा। सपोज करो सारा पानी वेपोराइज कर गया इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, और तो भी कमरे में 0.5 एटीएम ही प्रेशर हुआ, 0.5 पे ही रुक गया। तो अगर 0.5 पे ही रुक गया कमरे में पानी का प्रेशर, क्या बोल रहे हैं, 0.5 पे ही कमरे में पानी का प्रेशर अगर रुक गया, है ना, तो इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश हुआ नहीं, 0.9 चाहिए। क्या 0.5 से और बढ़ सकता है? अब बढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कमरे में पानी अब है ही नहीं, 1 ही गिलास पानी था। तो पानी अगर बहुतायत में होगा तब बंद कमरे में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है, लेकिन वेपर अगर बहुत आयत में होगा, वेपर अगर बहुत ज्यादा मात्रा में होगा तब कोई दिक्कत नहीं, वो कंडेंस करके इस प्रेशर को मेंटेन करा देगा, ठीक है। वेपर कंडेंस हो जाएगा आराम से, लेकिन पानी जो है
है ना। अगर कमरे में नहीं है तो वेपोराइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम यही बोल सकते हैं कि मान लो कि H2O गैसियस है, और नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, इग्नोर करो। इसका उल्टा हम बोल रहे थे, अगर H2O कमरे में ठीक ठाक मात्रा में है तो प्रेशर को मेंटेन करा देगा, ठीक ठाक मात्रा में नहीं है तो सारा वेपोराइज कर जाएगा, फिर भी प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। लेकिन हम ये सब सारा कुछ क्यों पढ़ रहे हैं? H2O गैसियस केवल इसी रिएक्शन में थोड़ी ना होगा, दूसरा इक्विलिब्रियम का रिएक्शन हो सकता है, उसमें भी तो पानी हो सकता है, लेकिन उसका जो H2O गैसियस होगा इक्विलिब्रियम पे, उसे हम वेपर प्रेशर नहीं बोलते हैं, है ना। वेपर प्रेशर हम तभी बोलते हैं जब H2O गैसियस अपने ही लिक्विड फेज के साथ इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा बच्चों? रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, कौन सा? एक्चुअल वाला जो है कमरे में, डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर मैक्सिमम, चाहे हम लिख सकते हैं एक्वस टेंशन इनटू 100, ठीक है। कभी कभी तुम ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे, वेपर प्रेशर ऑफ H2O डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर मैक्सिमम गुना 100। ये मान के चलता है कि जो वेपर प्रेशर H2O का है वो इक्विलिब्रियम वाला नहीं है और ये इक्विलिब्रियम वाला है, तो तुम बोलोगे फिर ऐसे क्यों लिखा? तो वो गलत लिखता है, वो सही नहीं लिखता है। एक्चुअली वो करता क्या है, किसी दूसरे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे है ना, तो उसे लिख देता है। वो सिंपली प्रेशर ऑफ वेपर लिखता है, जो कि लिखना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन सवाल में लिखेगा कि कमरे का वेपर प्रेशर जो है वो 0.6 है, ठीक है, और जो मैक्सिमम हो सकता है वो 0.8 हो सकता है। तो बताइए ह्यूमिडिटी कितना है? कोई दिक्कत नहीं है, 0.6 बटा 0.8 गुना 100 तुम कर दोगे, है ना। तो लेकिन ये लिखना सही नहीं है। वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर वर्ड है ना, ये तभी डिफाइन है जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में होगा, और जब इक्विलिब्रियम में होगा उस समय का जो प्रेशर आएगा वही तो मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा थोड़ा ना हो पाता है, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन तुमको जानकारी मिल गया, अब तुम आंसर इसके बेसिस पे कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो एक लाइन लिख लेना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द measurement of partial pressure of water present in the atmosphere relative to, ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर वाटर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो पानी का प्रेशर मौजूद है उसका मेजरमेंट होता है किसके रेस्पेक्ट में? मैक्सिमम के रेस्पेक्ट में। नोट कर लो पूरा। देखो बच्चों, इस सवाल के सहारे समझो कि क्या पढ़ा है अभी। देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है जिसका केपी दे दिया, बोल रहा है कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर व्हेन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री सी। जब ये रिएक्शन 0 डिग्री सी पे इक्विलिब्रियम पे हो, तो सीधे सीधे इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिख दो। केपी बराबर क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का पावर 5, और ये इक्वल होगा 2.43 इंटू 10⁻⁻30। 5 है तो ये 5 के मल्टीपल में होने पे आराम से कटेगा, तो इसको 15 कर दो, ये बन जाएगा 243 इंटू 10⁻15, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इक्विलिब्रियम पे कितना आ गया? इसका फिफ्थ रूट 243 का फिफ्थ रूट 3 होता है, 10⁻⁻, इसमें बटा 5 करोगे तो -3 आ जाएगा। इसमें आ गया, एटीएम में आ गया। कुछ नहीं दिया रहता है, एटीएम में लेते हैं। तो वाटर वेपर का प्रेशर तो आ गया, ये निकल गया, यहाँ तक हो गया। अब इसको प्रैक्टिकली रियलाइज करो। ये अगर रिएक्शन कमरे में हो रहा होता तो ये कमरे में पानी के प्रेशर को इतना मेंटेन करके रखता है। अब इतना मेंटेन करके रखे हुए है ये रिएक्शन, लेकिन कमरे में जितना होना चाहिए पानी, वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि H2O लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम का कितना होता है। तो उसका डेटा दे देगा चाहे तुमको, जैसे कमरे में पानी कितना होना चाहिए, वो तो ये रिएक्शन डिसाइड करता है ना, ये ना डिसाइड करता है। ये इक्विलिब्रियम पे आएगा तब ना तुम बोलोगे कि H2O जो है वो 100% ह्यूमिडिटी में कमरे में मौजूद है, ठीक है। इसके हिसाब से इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा तो, लेकिन इससे जो निकल कर आया वो जरूरी नहीं है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। इनफैक्ट इस सवाल में उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कैसे? कह रहा है कि वेपर प्रेशर पानी का 0 डिग्री सी पे 4.56 स्टोर होता है। तो अगर इतना प्रेशर कमरे में रहा पानी का तो 100% ह्यूमिडिटी होगा।
इतना नहीं रहा, इससे कम रहा, तो 100% से कम होगा ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो निकाल के देखो तो क्या आता है, पार्शियल प्रेशर H2O का ATM में है, इसको टोर में बदलो, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 760 से, कितना आया 3 × 0.76, 8 1 22, 2.28 टोर आया। और कितना टोर होना चाहिए, 4.56 होना चाहिए। कहने का मतलब ह्यूमिडिटी कितना है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर मैक्सिमम, चाहे सिंपली वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर देखो इस बार, सॉरी वेपर प्रेशर देखो इस बार दिया हुआ है into 100, यानी कितना 2.28 है, होना कितना चाहिए 4.56 गुना 100 बराबर कितना आया 50% आ गया। 50% ह्यूमिडिटी है कमरे में। अब देखो बच्चा क्या गलती करता है, वो सोचता है कि सर जो पानी का प्रेशर निकला वो तो इक्विलिब्रियम पे ही निकला, तो इक्विलिब्रियम पे निकला तो 100% ह्यूमिडिटी होगा। कहाँ पे कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% तब होता है जब पानी का प्रेशर इतने के बराबर हो। इतने के बराबर हो कहने का मतलब वो वेपर प्रेशर हो, कहने का मतलब वो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम से डिसाइड होता है, किसी भी रैंडम रिएक्शन के इक्विलिब्रियम से डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगा, वो ये रिएक्शन डिसाइड करता है। इस रिएक्शन में H2O का इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है वो डिसाइड करता है। कोई भी रैंडम है ना, कोई भी टुच्चा सा रिएक्शन आके रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिसाइड नहीं करता है। ये अपना, ये जो पानी का प्रेशर तुम निकाले हो, ये इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे होने वाला प्रेशर है। इसका ह्यूमिडिटी, सॉरी इसका वेपर प्रेशर, मैक्सिमम वेपर प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। मैक्सिमम वेपर प्रेशर ये रिएक्शन डिसाइड करता है। ठीक है, और ह्यूमिडिटी जो निकालते हैं, जो आया और जितना होना चाहिए यानी कि वेपर प्रेशर है ना, इन दोनों के रेशियो से निकलता है। ठीक है, होपफुली तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, नोट करो ये। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी को और डिटेल में जा रहे हैं, इसी में और टर्म होता है। मान लो कि एक रिएक्शन दिया हुआ है A2SO4.2H2O सॉलिड, इसका क्रिस्टलाइज्ड वाटर जो है वो एनी हाउ बाहर निकल गया H2O गैसियस, और इसका Kp दिया हुआ है 10⁻⁻² atm²। ठीक है, तो देखो पूरा इलस्ट्रेशन है। Kp बराबर क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर, यानी क्या, ये बराबर हो जाएगा 10⁻⁻² के, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O आ गया इक्विलिब्रियम का, लेकिन इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम का पानी आ रहा है 10⁻⁻1 atm, जो कि बराबर आया 0.1 atm, सॉरी यानी कितना 76 टोर। ठीक है, तो इतना प्रेशर इस रिएक्शन को चाहिए इक्विलिब्रियम में होने के लिए। ठीक है, 76 टोर प्रेशर ऑफ वाटर is needed for this reaction to be in equilibrium, है ना। इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में होने के लिए 76 टोर पानी चाहिए ही चाहिए। सही है बच्चों। अब देखो हम जो भी बातें कर रहे हैं उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टर्म में भी कर सकते हैं, है ना, पैरेलली। तो इसको हम ऐसे मार्क कर दिए, बाद में हम इस पे आएंगे। केस अब ले रहे हैं, केस 1। सपोज करो हमारे पास एक कमरा है, ठीक है, ये रहा हमारा कमरा। ठीक है, कमरा खाली है लेकिन इसमें पानी है, और पानी कितना है, पानी जो है वो 50 टोर है। वो ध्यान से समझना, ये थ्योरेटिकली हम अलग से सॉल्व कर लिए। अब सवाल यहां से शुरू होता है, एक कमरा है जिसमें प्रेशर पानी है पहले से, और पानी का प्रेशर 50 टोर है। देखो ह्यूमिडिटी पर भी हम जा भी नहीं रहे, ह्यूमिडिटी को फिलहाल इस सवाल से कोई मतलब नहीं है, बाद में ह्यूमिडिटी को हम इंक्लूड करा के सवाल में पूछने वाले चीजों को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल ह्यूमिडिटी के बारे में मत सोचो, सिंपली अभी हम इक्विलिब्रियम सोच रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग अभी हैं। प्रेशर H2O का निकाल दिए, 76 टोर चाहिए इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे होने के लिए। रिएक्शन पागल होगा बिल्कुल कि इक्विलिब्रियम पे आ जाए। ठीक है, लेकिन अभी जो है ये रिएक्शन कागज पे है, रियलिटी में कमरे में कौन सा कंपाउंड लिए हो उस पर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कमरा खाली है, कमरे में केवल वाटर है ना, वाटर कितना है 50 टोर है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर कमरे में प्रेशर 50 टोर है और एनी हाउ तुम चाहते हो
ऐसा हुआ नहीं है। तुम अभी चाहते हो कि हम ये रिएक्शन इस कमरे में कराएं, ठीक है। तो इस कमरे में क्या होगा, इन दिस केस, ठीक है, इस कमरे में, इन दिस केस लिखना कोई जरूरी नहीं है, केस में लिख दिया है। इक्विलिब्रियम के लिए कितना प्रेशर चाहिए बच्चों, 76 टोर प्रेशर चाहिए, और कमरे में है कितना, 50 टोर है। यानी ये रिएक्शन अगर इस कमरे में रखोगे अब भी राइट ना हो, ठीक है, चाहे ये कंपाउंड रखोगे और ये कंपाउंड रखोगे, पानी नहीं। देखो कोई रिएक्शन जब कराते हो, मान लो कि बेंजीन जो है वो टूट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट तुम कमरे में रखोगे, रिएक्टेंट बस रखोगे, वो टूटेगा और प्रोडक्ट के साथ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा। तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए सब कुछ थोड़े ना रखते हैं, हम कैल्शियम कार्बोनेट रख देंगे तो वहां से भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, हम कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 रख देंगे तो वो भी रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन का पॉसिबिलिटी इस कमरे में बनता है ना, तो ली चैटलर प्रिंसिपल से बताओ कि ये रिएक्शन किधर जाना चाहेगा अगर पानी का प्रेशर 50 टोर है तब, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का काम तो केवल ये गैस ही करेगा, क्योंकि केपी के एक्सप्रेशन में केवल गैस ही है। कमरे में प्रेशर है 50 टोर, ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए कितना, 76 टोर, यानी जितना प्रेशर है वो तो कम है, तो ये चाहेगा कि और प्रेशर हम ले आए कमरे में, और प्रेशर लाने के लिए ये रिएक्शन का टेंडेंसी क्या होगा, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता है तो H2O बन रहा है, अगर ये बैकवर्ड में जाता है तो H2O घट रहा है, ठीक है। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता है तो H2O बन रहा है, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाता है तो H2O घट रहा है। अब सुनो बच्चों, काम का चीज क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं और क्या तुम यहाँ से अचानक से एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। दो तरह का कंपाउंड होता है, एक होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट और एक होता है इफ्लोरेसेंट। हम ये चीज तुमको पढ़ाने वाले हैं। दो तरह का कंपाउंड होता है, एक होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट और एक होता है इफ्लोरेसेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम होता है, कमरे में रखोगे ना तो कमरे में से पानी एब्जॉर्ब करने लगेगा, है ना, वो कमरे को डिहाइड्रेट करेगा, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट तुम लोग बरसात के दिन में जो कपड़े का जो अलमीरा होता है उसमें तुम रखते हो, पैकेट एक आता है ना, वो पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाता है और कमरे में नमी नहीं जमा होने देता है अलमीरे में, और इससे कपड़ा हमारा सेफ रहता है, ठीक है। दूसरा क्या कंपाउंड होता है कि उसको अगर कमरे में रखोगे तो पानी रिलीज करता है, यानी कि वो इफ्लोरेसेंट होता है, वो नमी और फैलाता है। यानी एक कंपाउंड ऐसा है जो कमरे में से पानी को कम करने का टेंडेंसी रखता है, कम करना चाहता है, और एक होता है जो कमरे में पानी को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। लेकिन वैसे कंपाउंड को कमरे में रखोगे तो हर बार वो अपने नेचर के अनुरूप काम करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब फिर से हम इस सवाल को शुरू कर रहे हैं। ये बताओ इस रिएक्शन को देखकर कि कौन सा कंपाउंड अगर वर्क करेगा तो इफ्लोरेशन की तरह वर्क करेगा और कौन सा कंपाउंड पानी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ध्यान से देखो इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड का टेंडेंसी जब भी होगा फॉरवर्ड में जाने का होगा, नहीं तो चुपचाप बैठा रहेगा। दो ही काम कर सकता है, या तो रिएक्शन में नहीं जाए या तो जाए। अगर नहीं जाएगा तो कमरे में पानी का मात्रा 10 का 10, अगर जाएगा फॉरवर्ड में तो पानी रिलीज करेगा, और अगर ये पानी रिलीज करेगा कमरे में, पानी अगर ये रिलीज करेगा तो हम बोलेंगे ये इफ्लोरेसेंट है, चाहे हाइड्रेटिंग एजेंट है ना, इफ्लोरेसेंट है चाहे हाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का टेंडेंसी है इफ्लोरेसेंस का, इसका नेचर है। अब A2SO4 को देखो, A2SO4 को अगर पानी मिल गया तो या तो रिएक्शन करके बैकवर्ड में जाएगा, नहीं तो चुपचाप बैठा रहेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, कब करेगा, ये बात की बात। फिलहाल या तो रिएक्शन करेगा या तो रिएक्शन नहीं करेगा। अगर ये रिएक्शन पानी से करता है, तुम कमरे में केवल A2SO4 को रखे हो, कमरे में केवल A2SO4 को तुम रखे, और A2SO4 कमरे में जो वाटर है उससे रिएक्शन किया, तो रिएक्शन कैसे करेगा, उसको एब्जॉर्ब करके, और जैसे उसको एब्जॉर्ब करेगा, जिस इंस्टेंट पे उसको एब्जॉर्ब करेगा, ये बिहेव करेगा किसकी तरह, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, चाहे डिलिक्वेसेंट की तरह। डिलिक्वेसेंट भी एक वर्ड होता है, समझाएंगे, लिखवा देंगे बाद में। दो वर्ड बताएं, इफ्लोरेसेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। ये कंपाउंड जब भी बिहेव करेगा इफ्लोरेसेंट की तरह, ये कंपाउंड बैकवर्ड में जाएगा यानी पानी एब्जॉर्ब करेगा, ये बिहेव करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब केस देखो, इसका हम प्रेशर निकाल लिया, इक्विलिब्रियम पे कितना चाहिए, 76 टोन, और ये प्रेशर को लाने के चक्कर में ही इफ्लोरेसेंट की तरह चाहे डिहाइड्रेटिंग की तरह बिहेव करता है चाहे नहीं करता है, ठीक है। कैसे, उसी को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहला केस लिए
एक ऐसा कमरा है जिसमें तुम 50 स्टोर प्रेशर रखे हो, और इस कमरे में तुम पहले इसको रखो और रख कर देखो कि ये इफ्लोरेसेंट की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर इस कमरे में A2SO4 को रखो और रख के देखो कि डिहाइड्रेटिंग की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस हमारा पूरा का पूरा है ना, ये वाला डिस्कशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो केस 1, पहले ये बताओ रिएक्शन का टेंडेंसी किधर जाने का होगा। तो प्रेशर कितना है 50 टोर कमरे में, इस रिएक्शन को चाहिए कितना 76 टोर, यानी प्रेशर H2O का और ज्यादा चाहिए तो बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाने के लिए रिएक्शन का टेंडेंसी किधर है, फॉरवर्ड में जाने का। टेंडेंसी बोल रहे हैं, फॉरवर्ड में जाएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसमें हम कंपाउंड ऐड करेंगे तब। लेकिन इस कमरे में अगर इस रिएक्शन को होने देना चाहते हो तो इस रिएक्शन का टेंडेंसी फॉरवर्ड में जाने का होगा, क्योंकि इसको नीडेड है 76 टोर का प्रेशर और कमरे में मात्र 50 टोर प्रेशर है, कम है, जितना चाहिए उससे कम है। तो हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन हैज टेंडेंसी to move into forward direction in this room। ठीक है, चाहे in this case कर देते हैं, है ना। और इसका ए पार्ट ले रहे हैं। ए पार्ट में हम लिख रहे हैं इफ A2SO4 is, है ना, A2SO4 2H2O रिएक्टेंट लिखते हैं। इफ A2SO4 2H2O is added इन द कंटेनर, अगर हम इसे कमरे में ऐड कर दें। ठीक है, तो देखो बच्चों, रिएक्शन का टेंडेंसी किधर जाने का है, फॉरवर्ड। और तुम A2SO4 2H2O इसको ऐड कर दिए, तो जैसे इसको तुम ऐड कर दिए, है ना, रिएक्टेंट आ गया हमारे पास, तो ये फॉरवर्ड जाने लगेगा। कब तक जाएगा, जब तक कि प्रेशर को 76 टोर ना कर दे। ठीक है, चाहे खुद खत्म ना हो जाए। अगर 76 टोर करने के चक्कर में खत्म हो गया तो जितना प्रेशर ले आएगा उतना प्रेशर ले आएगा, है ना। तो रिएक्शन का टेंडेंसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का है, ये फॉरवर्ड में जाएगा क्योंकि कमरे में ये है ना। A2SO4 2H2O को तुम कमरे में रख दिए हो, तो ये फॉरवर्ड में गया, तो हम लिखेंगे A2SO4 2H2O will behave like efflorescent or hydrating agent। ठीक है, अब बी पार्ट में इसको कमरे में ऐड करो और देखो पानी एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता है। If A2SO4 solid is added in the container, अगर कंटेनर में A2SO4 को ऐड करते हैं तो देखो तो बच्चों, रिएक्शन का टेंडेंसी 50 टोर पहले से है प्रेशर, है ना। A2SO4 को तुम ऐड किए हो। अब बहुत सारा बच्चा क्या सोचेगा कि सर पानी पहले से है कमरे में और आपने A2SO4 को बाहर से ऐड किया, तो A2SO4 भी हो गया, पानी भी हो गया, तो दोनों रिएक्शन करके बैकवर्ड भाग जाएगा। एकदम गलत। प्रोडक्ट है, इसका मतलब बैकवर्ड भागेगा नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं भागेगा, क्योंकि बच्चे कमरे में ऑलरेडी 50 टोर ही प्रेशर है पानी का। अगर ये बैकवर्ड भागा तो पानी को और एब्जॉर्ब करेगा, तो 50 घट के 49 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा ये। एक तो इसको इक्विलिब्रियम के लिए 76 टोर प्रेशर चाहिए था, तुमको बढ़ाना था, तुम और कम कर रहे हो, है ना। थियोरेटिकली देखो रिएक्शन का टेंडेंसी किधर था, फॉरवर्ड मूव करने का, नीचे टेलियर से। ठीक है, तो तुम प्रोडक्ट को अगर ऐड भी कर देते हो तो भी रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका टेंडेंसी क्या है, फॉरवर्ड में जाने का है। अगर बैकवर्ड में गया तो जितना हम प्रेशर को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए 50 से बढ़ा के 76 करेंगे, ना कि 50 से और घटाएंगे। ठीक है, तो बैकवर्ड में घट रहा है तो ये बैकवर्ड जाएगा ही नहीं, है ना। तो हम बोलेंगे कि A2SO4 विल नॉट, क्योंकि बैकवर्ड नहीं जाएगा ये, तो ये पानी का एक कण भी कमरे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो A2SO4 विल नॉट बिहेव लाइक डिहाइड्रेटिंग एजेंट और डिलिक्वेसेंट। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहे डिलिक्वेसेंट। चलिए केस 2 देखिए। मान लो कमरे में प्रेशर जो है 76 टोर से ज्यादा है, मान लो 76 टोर से ज्यादा है, मान लो 90 टोर है। कमरे में प्रेशर कितना ले लिया बच्चों, 90 टोर। ये कमरा है और पानी वेपर था और H2O जो है वो 90 टोर है। तो इक्विलिब्रियम के लिए 76 ही चाहिए और ये जरूरत से ज्यादा है। तो जरूरत से ज्यादा है तो रिएक्शन इसको कम करना चाहेगा, कम करना चाहेगा तो रिएक्शन का क्या टेंडेंसी होगा, रिएक्शन विल want to move in backward direction। तो क्या बैकवर्ड मूव करेगा, अभी तो यहाँ पे कंपाउंड ही नहीं है तो मूव कहां से करेगा।
अगर इस कमरे में ये रिएक्शन होगा तो बैकवर्ड में होगा, बस हमको इतना पता है। अगर होगा, अगर इसमें रखोगे रिएक्शन बैकवर्ड में जाने के लिए प्रोडक्ट चाहिए ना, तो तुम प्रोडक्ट को अगर रखोगे तो बैकवर्ड आएगा। अगर केवल रिएक्टेंट को रखोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि टेंडेंसी किधर जाने का है, बैकवर्ड जाने का है। ठीक है, तो इसका ए पार्ट, अगर तुम इस कमरे में रिएक्टेंट को ऐड करते हो, इफ A2SO4 2H2O solid is added in the container, तो पहले से इसमें पानी था और तुम इसको ऐड कर दिए, तो इस रिएक्शन का कौन कौन सा कंपाउंड आ गया, ये आ गया, ये आ गया और पानी आ गया। लेकिन रिएक्शन का टेंडेंसी किधर है, बैकवर्ड में जाने का। बैकवर्ड में जाने के लिए इसको A2SO4 चाहिए, और वो तो है नहीं कमरे में, तुम इसको ऐड किए हो, तो इसको और कमरे में ऐड किए, कमरे में ये गया, फिर भी ये टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड में गया, अगर ये गया तो पहले से कमरे में 90 है प्रेशर, अगर ये फॉरवर्ड में जाएगा तो कुछ पानी बनाएगा, कुछ पानी बनाएगा तो ये 90 से और बढ़ जाएगा। 90 से बढ़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए 90 से बढ़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना चाहिए, 76 ही चाहिए, घटेगा पानी, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ये कंपाउंड जो है कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्टिंग, है ना, कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्टिंग नहीं होगा, तो हम बोलेंगे हेंस A2SO4 2H2O का टेंडेंसी है इफ्लोरेसेंस का, लेकिन अपना नेचर यहाँ पे शो नहीं करेगा, है ना, अपने नेचर के अनुरूप यहाँ पे काम नहीं करेगा। विल नॉट बिहेव लाइक इफ्लोरेसेंट। ठीक है, बी पार्ट, अगर कमरे में तुम इसको ऐड कर दो A2SO4 को, इफ A2SO4 सॉलिड इज एडेड इन द कंटेनर, अगर कमरे में A2SO4 को ऐड करते हो, तो A2 बैकवर्ड का टेंडेंसी था, पानी पहले से है, A2SO4 ऐड कर दिया, दोनों रिएक्शन करके बैकवर्ड बहाएगा। कब तक, जब तक कि 90 को घटा के 76 ना कर दे, चाहे तब तक जब तक कि ये खत्म ना हो जाए, है ना। तो हम लिखेंगे बैकवर्ड भाग रहा है, बैकवर्ड शिफ्टिंग होने लगेगा, बैकवर्ड शिफ्टिंग होगा तो हम बोलेंगे A2SO4 will behave like dehydrating agent or डिलिक्वेसेंट, डी होता है डिलिक्वेसेंट। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम तो रैंडम ले लिए 50, तो जब हम 50 लिए थे तो ये कंपाउंड जो था A2SO4 2H2O, चाहे ऐसे समझो 50 स्टोर जो था जरूरत से कम था, तो बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड में जाएगा, बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड में जाएगा, तो ये कंपाउंड इफ्लोरेसेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जब प्रेशर 76 से कम होगा, तो जब प्रेशर 76 से ज्यादा होगा तो ये कंपाउंड डिहाइड्रेटिंग की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये बैकवर्ड में जाएगा। सिंपली ये पूरा तुम लोगों को केस में एग्जांपल लेके हम समझा दिए। ठीक है, तो अभी हम नीचे का मिटाएंगे, और जैसे हम डेटा लेके किए ना, लेकिन वास्तव में 50 ये थोड़े है, ये तो लेस देन 76 है, और ये ग्रेटर देन 76 है ना। तो इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिख देंगे और रिलेटिव ह्यूमिडिटी से भी कंपेयर कर देंगे। ठीक है, नोट करो। चलो देखो बच्चों, फाइनल कंक्लूजन, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कंटेनर में चाहे कमरे में लेस देन 76 टोर है, तो 76 टोर से कम प्रेशर होगा तो बढ़ाना चाहेगा इक्विलिब्रियम के लिए, तो फॉरवर्ड में जाएगा, यानी हम लिखेंगे A2SO4 2H2O will behave like efflorescent। ठीक है, अब देखो मान लो इसी सवाल में दिया रहता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं, वेपर प्रेशर H2O का, चाहे एक्वस टेंशन जो है वो H2O का सपोज करो अपनी मर्जी से ले लेते हैं 114 टोर है मान लो। ठीक है बच्चों, तो अगर 114 टोर है तो इक्विलिब्रियम पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना आएगा, इक्विलिब्रियम पे जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर कितना है 76। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इक्विलिब्रियम पे ऑफ दिस रिएक्शन, है ना, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पे प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर गुना 100, यानी कितना 76/114 गुना 100 आ जाएगा। और जैसा कि हम डेटा लिए थे ये 2
क्या आ गया 66.67%। इक्विलिब्रियम के लिए इतना ह्यूमिडिटी चाहिए। अगर प्रेशर तुम 76 टोर से कम लेते हो, चाहे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इससे कम लेते हो, ऐसे सवाल पूछता है। या तो तुमसे प्रेशर के टर्म में पूछ देगा, चाहे ह्यूमिडिटी के टर्म में पूछ देगा। तुमसे पूछ देगा कि फ्लोरेसेंट की तरह बिहेव कराने के लिए फॉलोइंग में से कौन सा ऑप्शन होगा, और ऑप्शन जो है इस फॉर्म में भी दे सकता है, इस फॉर्म में भी दे सकता है। ठीक है, कैसे सोचोगे? इफ्लोरेसेंस के लिए प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड में जाएगा, फॉरवर्ड में तब जाएगा जब प्रेशर इससे कम हो, चाहे ह्यूमिडिटी इससे कम हो। ठीक है, सवाल अभी देखेंगे क्लियर हो जाएगा। अगला, अगर कमरे में प्रेशर ऑफ H2O है ना कंटेनर में 76 टोर से ज्यादा हो, तो कमरे में जब प्रेशर 76 टोर से ज्यादा होगा तो यहाँ 76 से ज्यादा वैल्यू रखोगे तो ह्यूमिडिटी जो है ना कमरे में 66.67% से ज्यादा आ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम पे जितना होना चाहिए उससे ज्यादा ह्यूमिडिटी है ना। तो उस केस में रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, और रिएक्शन बैकवर्ड आएगा तो A2SO4 सॉलिड जो है will behave like डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, H2SO4 बहुत बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, याद रखना, यूमेट्री में बताया था, नोट कर लो। चलो इसको पढ़ा तो बच्चों। रिएक्शन दिया है, केपी दिया है, वेपर प्रेशर पानी का दे दिया, कह रहा है किस परसेंटेज ह्यूमिडिटी पे CuSO4 3H2O, यानी ये क्या है, ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, जब भी करेगा तो बैकवर्ड जाएगा। पानी एब्जॉर्ब करने वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या लिख रहा है? विल बिहेव लाइक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बिल्कुल सही लिख रहा है। किस ह्यूमिडिटी पे ये कंपाउंड इफ्लोरेसेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, केपी से इक्विलिब्रियम का H2O का प्रेशर निकाल लो, है ना, बराबर आ जाएगा। ये किसका बराबर होगा? केपी H2O का स्क्वायर, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O आ गया इसका रूट 2 × 10⁻², यानी 0.02 atm। टोर में अगर लिखोगे तो 0.02 × 760, ये आ जाएगा 1520, यानी कि 15.2 टोर आ गया। ठीक है, चलिए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता दो इक्विलिब्रियम का कितना होना चाहिए, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम का। तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम का कितना आ गया? 15.2, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 22.4 × 100। ठीक है, कटता हुआ दिख रहा है इस नंबर से, जो भी है ना। मान लो इसको सॉल्व करके x आ गया, तो कह रहा है किस ह्यूमिडिटी पे ये कंपाउंड डिहाइड्रेटेड, यानी पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो पानी कब एब्जॉर्ब करेगा? जब पानी जरूरत से ज्यादा होगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी x से ज्यादा हो। ये इक्विलिब्रियम का है ह्यूमिडिटी, अगर इससे ज्यादा है पानी, जरूरत से ज्यादा है, तो ये पानी को एब्जॉर्ब करने लगेगा। कह रहा है कि कब ये कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड पानी रिलीज करेगा। तो ये रिलीज कब करेगा? जब पानी इक्विलिब्रियम से कम हो, और इक्विलिब्रियम के लिए कितना चाहिए? x चाहिए। तो हम लिखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना x से कम होना चाहिए। ठीक है, x से अगर कम होगा तो जितना इक्विलिब्रियम पे चाहिए उससे कम है, तो ये और पानी रिलीज करेगा, और पानी रिलीज करेगा तो इफ्लोरेसेंस की तरह बिहेव करेगा। हो गया काफी, नोट कर लो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।